नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की हमारी क्लास आधुनिक भारत के इतिहास में इतिहास के दृष्टिकोण से हम पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है 1935 का अधिनियम, द एक्ट ऑफ 1935, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखना कि पूरे भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में भारतीय संविधान के निर्माण में यदि सबसे अधिक योगदान किसी अधिनियम का है तो वो 1935 का अधिनियम है। आज भी हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा भाग जिस जिस एक्ट से संबंधित है वो 1935 का अधिनियम है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक योगदान किस एक्ट का है तो उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे एक्ट ऑफ 1935 भी कहा जाता है। अब जैसा कि मेरी एक आदत है कि जब भी मैं आपको कोई भी चीज पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि बताना मेरा फर्ज होगा कि सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि इस अधिनियम तक पहुंची कैसे। तो पहले हमें 2 मिनट लगेंगे, लेकिन पहले हम बिल्कुल इत्मीनान के साथ में इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं और मैंने आपको बहुत बार समझा भी दिया है कि 1919 का अधिनियम 1919 का अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ये 1919 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किया गया था। इसी एक्ट का एक अंतिम बिंदु था कि इस अधिनियम की 10 वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी। तो 10 वर्ष बाद जब इसकी समीक्षा का समय आया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए जिस वैधानिक आयोग को 1929 में भेजा जाना था उसे समय से पहले अर्थात 2 वर्ष पहले भेज दिया और नवंबर 1927 में एक आयोग गठन करने की घोषणा की, जिसे इतिहास में साइमन कमीशन कहा जाता है। जिसे इतिहास में साइमन कमीशन कहा जाता है। तो ये नवंबर 1927 में ये साइमन कमीशन गठित हुआ और साइमन कमीशन इंडिया में आया। ये कमीशन भारत में आता है, मतलब भारत आया ये कमीशन 1928 में, या मैं कह दूं फरवरी 1928 में। और जैसा कि हमने इसको पढ़ा था, फिर मैंने कहा कि जब साइमन कमीशन भारत में पहुंचा नहीं था, उससे पहले ही साइमन के खिलाफ एक लंबा आंदोलन भारत में शुरू हो चुका था। साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। तो इस क्रम में फरवरी 1928 के अंदर ही जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा और उसका जबरदस्त विरोध हुआ, तो उस समय के भारत सचिव लॉर्ड बिर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दे डाली कि अगर आप बना सकते हैं तो आप बनाइए कानून। आप जैसा भी सड़ा गला अच्छा महत्वपूर्ण कानून लेके आएंगे, मैं उसे स्वीकार करूंगा, लेकिन शर्त केवल इतनी होगी कि आप सभी उस पर सहमत होने चाहिए। भारतीयों ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और एक कमेटी बनाई जिसको कहते हैं नेहरू कमेटी, और नेहरू कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो यहां पर हमने फिर एक बिंदु लिखा, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, तो ये नेहरू रिपोर्ट जो है ये 1928 में आ जाती है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। और ध्यान रखना, जब भारतीयों ने चैलेंज स्वीकार कर लिया तो पीछे से साइमन कमीशन भारतीयों से बातचीत करके वापस चला जाता है। 1929 में साइमन कमीशन वापस भारत में आता है, लेकिन साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है ये बेसिकली कब आती है, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है 1930 के अंदर। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो 1930 में आती है। मैं पूरा आपको समझा चुका हूं वैसे, लेकिन चीजों को लिंक करने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आपको ध्यान रखना 1935 का जो अधिनियम आएगा उस 1935 के अधिनियम में साइमन कमीशन की रिपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो एक तो होगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट की भूमिका होगी, दूसरा आप लोग ध्यान रखना उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के भी कुछ बिंदुओं को शामिल किया था। नेहरू रिपोर्ट के भी कुछ पॉइंट्स को स्वीकार किया था। तो यहां पर इस बिंदु को भी आप
ध्यान में रखेंगे। अब आपको पता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बातचीत करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। तो इसके बाद की जो घटना है वो घटना है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गोलमेज सम्मेलन जो है वो कहां पर हुए थे? तो गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में हुए थे और इस प्रकार के 3 सम्मेलन हुए थे, जिसमें से पहला सम्मेलन जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो हुआ 1930 के अंदर। बाकी डेट में जब आपको पढ़ाया था मैंने पूरा लिखा चुका वहां पर, कब किस महीने में हुई वो वहां पर देखना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, लेकिन ये असफल हो गया, परंतु कुछ तो निष्कर्ष इसका निकला होगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद में आपको पता है कि कांग्रेस को शामिल करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट होता है और उस पैक्ट के बाद में उसको मान्यता दिलाने के लिए कराची अधिवेशन होता है। तो कराची अधिवेशन, और कराची अधिवेशन जो है मैंने कहा कि कराची अधिवेशन 3 कारणों से महत्वपूर्ण होता है। नंबर 1, कांग्रेस द्वारा आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। नंबर 2, मौलिक अधिकारों का प्रारूप प्रस्तुत किया गया और नंबर 3, पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। जाहिर सी बात है कराची अधिवेशन से एक संदेश अंग्रेजों तक पहुंचा होगा, इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 के में एक अधिवेशन की भी भूमिका है, वो कौन सा होगा? कराची अधिवेशन। और कराची अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ मार्च 1931 को, 29 मार्च 1931 को। फिर कराची अधिवेशन के बाद में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो होता है और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये होता है नवंबर दिसंबर 1931। तो यहां मैंने लिख दिया 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। और उसके बाद में होगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी सांप्रदायिकता के मुद्दे पर सहमति नहीं बना पाएगा, तो वो भी असफल हो जाएगा। हालांकि इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, लेकिन उससे पहले एक घोषणा होती है जिसे मैकडोनाल्ड अवार्ड कहा जाता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया मैकडोनाल्ड अवार्ड। मैकडोनाल्ड अवार्ड, और मैकडोनाल्ड अवार्ड जो है ये 16 अगस्त 1932 होता है। मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932 होता है। और उसके बाद में चूंकि मैकडोनाल्ड अवार्ड पर गांधी सहमत नहीं थे, इसलिए गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट होता है जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। और पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 के अंदर। डेट मैं कल लिखा चुका हूं, सितंबर 1932 में। और पूना पैक्ट के बाद होगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन। पूना पैक्ट के बाद होगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये होता है 1932 के अंदर, 1932 के अंदर। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन आप लोग ध्यान रखना। इस प्रकार का एक चार्ट मैंने कल भी बनाया था ताकि चीजों को जोड़ करके आपको समझा जा सके। वहां पर कल एक गलती हो गई थी मेरे से कि मैंने वहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसकी, हालांकि जब मैंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पढ़ाया था तब तो वहां डेट एकदम सही लिखी है, लेकिन जो इस प्रकार का चार्ट मैंने आपके सामने बनाया था उसमें एक गलती हुई और मैंने वहां पर 1932 लिख दिया था। तो आप ध्यान रखना, उसमें संशोधन कर लेना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1931 के अंदर है। तो ये डेट मैंने एकदम क्रमवाइज लिखी है। फिर भी कई बार क्या होता है कि पूरा फोकस करने के चक्कर में कोई डेट हम बोलते कुछ और है और यहाँ पर लिख कुछ और देते हैं, तो आप कमेंट करके बता देना, उसमें संशोधन कर दिया जाएगा। वैसे पूरे प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के साथ आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो आप देखिए एक पृष्ठभूमि मैंने बनाई, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि जो 1935 का अधिनियम आया है उस अधिनियम में किस किस की भूमिका है। तो 1935 के अधिनियम में जो भूमिका है, नंबर 1 साइमन कमीशन की रिपोर्ट की, एक नंबर 2 नेहरू रिपोर्ट की भूमिका है, नंबर 3 प्रथम गोलमेज सम्मेलन की भूमिका, नंबर 4 कराची अधिवेशन की भूमिका, नंबर 5 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की भूमिका,
फिर मैकडोनाल्ड अवार्ड की भूमिका, उसके बाद पूना पैक्ट की भूमिका, और उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इतनी भूमिका होगी। मतलब जो 1935 का अधिनियम आया है वो काफी रिफाइंड होकर आया है, और चूंकि डिस्कशन के लिए भारतीयों को बनाया गया था और भारतीयों में ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें दोनों शामिल थी, इसलिए दोनों का मिला जुला रूप जो है वो 1935 में दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़े, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अब तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद में जैसे ही गोलमेज सम्मेलन हो जाता है, ब्रिटिश सरकार क्या करती है, यहां से जितना जो कुछ आया उसको मिला करके ब्रिटिश सरकार 1933 में एक श्वेत पत्र जारी करती है, व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर जो है ब्रिटिश सरकार का ऑफिशियल लेटर है। तो ब्रिटिश सरकार 1933 में एक श्वेत पत्र जारी करती है, और उस श्वेत पत्र के माध्यम से वो आने वाले अधिनियम का एक प्रारूप भेजती है, या प्रारूप प्रकाशित करती है। किसमें? 1933 के श्वेत पत्र में। अब जो श्वेत पत्र भेजा गया था, जो श्वेत पत्र आया, उस श्वेत पत्र की समीक्षा करने के लिए आप देखिए कितना रिफाइंड हुआ है कि उसकी समीक्षा करने के लिए फिर जो है यहां पर ये बिंदु भी आप ध्यान रखेंगे, वो जो आया उसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई गई। उसको हम कहते हैं संयुक्त परवर समिति, जिसको हम कहेंगे जॉइंट सिलेक्टेड कमेटी, संयुक्त परवर समिति। ये संयुक्त परवर समिति कब बनी है? तो 1933 के अंदर बनी है, जॉइंट सिलेक्टेड कमेटी। ध्यान रखना, परवर समिति हमेशा संसद के सदनों से मिलकर बनती है। तो यहां पर ये जो जॉइंट सिलेक्टेड कमेटी बनी, उसमें जैसे हमारे यहां पर बनती है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर, तो वहां बनी ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्लस हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों से मिलकर एक समिति बनी, जिसको कहते हैं जॉइंट सिलेक्टेड कमेटी, संयुक्त परवर समिति। उस परवर समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो उस परवर समिति के जो चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। और ये कमेटी जो है, जो संयुक्त परवर समिति बनाई गई थी, वो संयुक्त परवर समिति अपनी रिपोर्ट लगभग 1.5 साल बाद में जारी करती है। मतलब 1934 में जारी करेगी। इसकी रिपोर्ट जो आएगी वो रिपोर्ट आएगी 1934 के अंदर, और 1934 के लास्ट के अंदर। और उसके बाद वो जो रिपोर्ट आई उसका बिल बनाया जाएगा। उसका बिल बनाया गया और बिल बनाकर उसे ब्रिटिश संसद से पास कर दिया गया। बिल बनाकर उसे ब्रिटिश संसद से पास कर दिया गया। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो बन गया वो एक्ट, और उसी एक्ट को हम कहते हैं 1935 का अधिनियम। तो ध्यान रखना, यहां से मैंने पूरा एक ड्राफ्ट बनाने का प्रयास किया है, और मैंने आपको ये बताया कि कल गलती से जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 की जगह 32 लिख दिया था, वहां पे आपको संशोधन करना है। हालांकि जब मैंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ाई थी तो वहां एकदम सही लिखा था। तो ये आप इसमें ध्यान रखना। और कई बार मैं जो खुद पढ़ाता हूं उसके वीडियोस को वापस भी देखता हूं, तो कोई संशोधन होता है तो उसको करवा दूंगा। तो ये पॉइंट आपको इतना जोड़ जो है वो एग्जैक्टली आपको ऐसे याद होना चाहिए। ये पूरा जो आएगा उसका रिफाइंड रूप जो आया, मतलब जो संयुक्त परवर समिति की रिपोर्ट को बिल बनाकर जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मतलब क्या होगा? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पास कर दिया, हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास कर दिया, और ब्रिटिश महारानी ने सिग्नेचर कर दिए, तो बिल एक्ट बन गया। उसी एक्ट को 1935 का अधिनियम कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ने का प्रयास किया? सबसे पहले हमने इसका एक पूरा ड्राफ्टिंग की कि कैसे ये इस अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार हुई। ये अधिनियम किस अधिनियम के बाद में रहा है? तो 1919 के अधिनियम की बात की बात है। तो इसके आगे हम चले, आप चाहे तो एक पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने बोलने का प्रयास भी किया और आपको समझाने का प्रयास भी यहां पर किया है। तो ये पॉइंट्स आपके आएंगे इसके अंदर।
अब उसके आगे हम चलें, आप देखिए सबसे पहले हम ये देखें कि 1935 का जो अधिनियम था, उस 1935 के अधिनियम की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम ऐसे लें कि आजकल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि उस अधिनियम के जो लास्ट पॉइंट है वहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। तो हम उसको एक एक को लेंगे और मैं आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। सबसे पहली बात, 1935 का जो एक्ट था जिसे भारत शासन अधिनियम कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935 कहा जाता है, 1935 कहा जाता है। उसके इंपॉर्टेंट सबसे पहले पॉइंट्स देखें ताकि एक साथ चीजें आपको याद रहे, और फिर हम उसको एक एक को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे ये पहला अधिनियम था जिसमें अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई। अखिल भारतीय, या मैं थोड़ा सा इसको इधर लूं, तो पहला अधिनियम जिसमें स्पष्ट रूप से इसका प्रोविजन किया गया है, अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही, अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही। तो इसको हम पूरा देखेंगे अभी, अखिल भारतीय संघ का मुद्दा यहां पर क्या है। दूसरा पॉइंट जो आएगा, सेकंड पॉइंट, दूसरा होगा संघीय विधानमंडल। संघीय विधानमंडल की स्थापना का प्रोविजन यहां पर रखा गया, जिसको हम कहेंगे फेडरल लेजिस्लेचर। तीसरा जो होगा वो होगा यहां पर विषयों का विभाजन, विषयों का विभाजन। यहां पर विषयों के विभाजन का मतलब आप समझ गए होंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची 59 सब्जेक्ट्स, समवर्ती सूची 36, राज्य सूची 54। ये ध्यान रखना, उस समय 1935 के अधिनियम के द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा करने के लिए स्पष्ट रूप से विषयों का विभाजन कर दिया गया और 3 लिस्ट बनाई गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और अवशिष्ट शक्तियां जो है वो वायसरॉय को ही प्रदान कर दी गई थी। अब तीसरा पॉइंट ये हुआ। चौथा आप लोग ध्यान रखना, फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। तो चौथा मैंने यहां पे लिख दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। मतलब जिनको सीटें दे दी गई थी उनका और अधिक विस्तार कर दिया गया, इसको मैं समझा दूंगा अभी। और एक पांचवा जो है वो होगा सामान्य, या यहां लिख दूं संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जिसको हम कहेंगे जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम के तहत, सामान्य आरक्षण प्रणाली के तहत किसको सीटें दी गई, तो होगा दलित समुदाय के लिए, जिसको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट। दलित समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। हालांकि मैकडोनाल्ड अवार्ड में तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत देने की घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में गांधी ने अनशन शुरू किया, पुनः पैक्ट हुआ, उसके बाद तय हुआ था संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। छठा, राज्य स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था, राज्य स्तर पर बाई कैमरल सिस्टम। और ये व्यवस्था कितने राज्यों में लागू की गई थी, तो 6 बड़े थे, जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, जो बड़े प्रोविंस थे वहां पर 2 सदन, मतलब जैसे आज है विधानसभा और विधान परिषद, इस प्रकार से राज्य स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है 1919 के अधिनियम के द्वारा राज्य स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। तो यहां होगा एक पॉइंट जोड़ के बताएं कि राज्य स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की
द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति, द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति। स्टेट लेवल पर जो डायची सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को लागू की गई। और अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो मैंने वहां स्पष्ट रूप से कहा था कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया जाए और उसे राज्य स्तर पे लागू किया जाए। तो ये पॉइंट आपका वहां पर हो जाएगा। तो केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली लागू की और कहां समाप्त की गई, तो स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। एक नौवां पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे और नौवां बिंदु है, वैसे तो बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट है जो हमारे संविधान का लगभग 30% से ज्यादा है। तो वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख रहे हैं। एक आपको पता होगा किस अधिनियम द्वारा म्यांमार का शासन भारत से अलग कर लिया गया था। तो एक हो जाएगा म्यांमार का शासन भारत से अलग कर लिया गया था। किस अधिनियम द्वारा, तो उत्तर होगा आपका 1935 का अधिनियम। एक और ध्यान रखेंगे, 10वां बिंदु 10th पॉइंट जो है, संघीय बैंक की स्थापना का प्रोविजन था कि एक फेडरल बैंक की स्थापना की जाएगी। क्योंकि यहां पर संघीय भारतीय संघ बन रहा है तो संघ का अपना एक केंद्रीय बैंक होगा, उस केंद्रीय बैंक को नाम दिया इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इसी के तहत आरबीआई की स्थापना होगी। तो आपसे पूछे कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो उत्तर होगा 1935 का अधिनियम। एक आपको पता होगा इसी में एक बिंदु है संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। तो संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रोविजन भी इसी एक्ट के अंतर्गत था। अब ये आपको इतने बिंदु तो कम से कम ध्यान में रखने हैं 1935 का अधिनियम। और जब हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो इसके जस्ट डबल बिंदु कर देंगे, क्योंकि वहां पर और डेप्थ से क्वेश्चन आता है। प्री के पॉइंट से आप इतने पॉइंट्स ध्यान रखोगे। ये सब के सब पॉइंट्स किसके हैं, 1935 के अधिनियम के। अब हम कुछ पॉइंट्स पहले नीचे से लेते हैं फिर ऊपर से लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपसे पूछे कि किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो उत्तर होगा आपका 1935 का अधिनियम। किसके द्वारा संघीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसको हम आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935 का अधिनियम। तो दोनों पॉइंट यहां पर ये क्लियर हो गए। तीसरा, किस अधिनियम के द्वारा म्यांमार का शासन भारत से अलग कर दिया गया। इसका मतलब क्या होगा, पहले म्यांमार और भारत दोनों ही ब्रिटिश उपनिवेश थे, परंतु म्यांमार का शासन, जिसको हम बर्मा कहते हैं, म्यांमार का शासन भारत से ही संचालित होता था। सेपरेशन कब किया गया है, 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो ये तीन बिंदु भी आप इसमें याद रखोगे। अब हम एक बार वापस से इसको देखें तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि जो 1935 का अधिनियम है, 1935 का जो अधिनियम है, उसका सबसे पहला बिंदु देखें। जो सबसे पहला बिंदु है वो है नंबर 1, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अब आप कहोगे सर इस अखिल भारतीय संघ की स्थापना का यहां मतलब क्या है, तो उस समय के भारत को आप पहचानने का प्रयास करें। उस समय का भारत क्या है कि उस समय का जो भारत था वो भारत दो प्रकार का था। उसमें आज का बांग्लादेश भी शामिल था और आज का पाकिस्तान भी शामिल था। लेकिन वो जो भारत था, मतलब 1935 का जो भारत था, वो भारत दो प्रकार का था। 1935 का भारत दो प्रकार का था। दो प्रकार मतलब क्या हुआ, एक तो वो भारत जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, उस भारत को कहते हैं ब्रिटिश भारत। उस भारत को हम कहते हैं ब्रिटिश भारत। और उस ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे। उस ब्रिटिश भारत में कितने प्रांत थे, 11 प्रांत थे, जिसमें से मैंने 12 पॉइंट यहां पर लिख दिया है। दो प्रांत 1935 के अधिनियम से बनाए गए थे,
एक तो उड़ीसा और दूसरा सिंध की स्थापना, ये भी इसी के माध्यम से किए गए थे। तो ध्यान रखना, उस ब्रिटिश भारत में कितने प्रांत थे? 11 प्रांत। आप कहेंगे सर वो 11 प्रांत कौन से थे? तो 11 प्रांत थे, 11 प्रांत थे बंगाल, बॉम्बे, असम। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, सिंध, उत्तर पश्चिमी संयुक्त प्रांत और पंजाब। ये 11 प्रोविंस थे और इन 11 प्रांतों में अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। उसको हम कहते हैं ब्रिटिश भारत। और उसके साथ साथ में लगभग 600 के आसपास, 600 के लगभग देसी रियासतें थी। 600 के आसपास देसी रियासतें थी और ये देसी रियासतें जो थी वो इन ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के अंदर बाहर बिखरी हुई थी। जैसे कोई यहां पर है, कोई यहां है, कोई यहां पर, ऐसे पूरे भारत में ये देसी रियासतें थी। अब जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो जाहिर सी बात है ये राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में तो था ही था, साथ ही साथ ये देसी रियासतों के अंदर भी प्रवेश कर गया। जैसे जोधपुर ब्रिटिश भारत का ऐसा नहीं था, जोधपुर रियासत का ऐसा था, लेकिन यहाँ पर भी प्रजामंडलीय संगठनों के माध्यम से यहाँ पर भी आंदोलन पहुंच गया। इसलिए 1935 तक पहुंचते पहुंचते ये मांग होने लगी कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाए। इसलिए यहाँ पर आया कि अंग्रेजों ने 1935 के अधिनियम के द्वारा पहली बार स्वीकार किया कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं कि जो अखिल भारतीय संघ होगा वो अखिल भारतीय संघ किससे मिलकर बनेगा? तो वो मिलकर बनेगा ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, और ये कितने थे? तो 11, और प्लस देसी रियासतों से मिलकर बनेगा। और देसी रियासतों में संख्या कितनी थी? लगभग 600 के आसपास रियासतें थी। तो आप देखिए, आपसे पूछे कि किस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो उत्तर होगा 1935 का अधिनियम। और उसमें क्या था कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर इसे बनाया जाएगा। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अब आपको समझानी जरूरी है। वो क्या था कि इसमें नोट करके लिखा हुआ था, क्या नोट करके लिखा हुआ था कि इस संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का मिलना अनिवार्य होगा। मतलब ये 11 जो है ये अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होंगे, जबकि देसी रियासतों का मिलना उनकी इच्छा पर निर्भर होगा। तो यहां पर कर दिया ये ऐच्छिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप समझने का प्रयास करोगे। आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो उत्तर होगा 1935 का अधिनियम। क्या था इसमें? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। इसमें प्रांतों का मिलना अनिवार्य होगा, जबकि देसी रियासतों का मिलना उनकी इच्छा पर निर्भर होगा। देखिए यहां पर, अब यहां पर यह शर्त थी, और शर्त क्या है उसको आप सुनिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या अंग्रेज हकीकत में अखिल भारतीय संघ बनाना चाहते थे? तो ध्यान रखना, अंग्रेज अखिल भारतीय संघ नहीं बनाना चाहते थे। तो आप लोग सर कैसी बात कर रहे हो, उन्होंने यहां पर प्रोविजन दिया। यस, उन्होंने दिया, लेकिन दबाव में, उन पर प्रेशर था कि आप अखिल भारतीय संघ बनाइए। लेकिन उन्होंने जानबूझकर यहां पर एक लूप पॉइंट छोड़ा कि देसी रियासतों का मिलना उनकी इच्छा पर निर्भर होगा। अब कल को अगर अखिल भारतीय संघ नहीं बनता है तो ये ठीकरा अंग्रेजों पे नहीं फूटेगा, बल्कि किस पे फूटेगा? देसी रियासतों पर, कि अंग्रेज तो बनना चाह रहे थे लेकिन इन्होंने बनना स्वीकार ही नहीं किया। तो यहां पर बहुत चाल से चला, और नीचे जो शर्त रखी वो क्या थी? देखो, सपोज कीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है कि 600 रियासतें हैं। यहां पर मैंने लिख दिया कि मान लीजिए 600 रियासतें हैं,
600 प्रिंसली स्टेट टोटल है। तो उसमें से कितनी रियासतें इस संघ में आ जाए, क्योंकि उनका मिलना तो ऐच्छिक है, उन 600 में से कम कितनी आए कि भारतीय संघ बन जाए। तो लिख दिया कि मान लीजिए उसमें से एक्स रियासतें शामिल होती हैं। अब यहां पर यह सपोज कीजिए कि 600 रियासतों की कुल जनसंख्या मान लीजिए 10 करोड़ है। तो एक्स रियासतें जो शामिल हो रही है अखिल भारतीय संघ में, उनकी जनसंख्या कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो जनसंख्या किससे ज्यादा हो, 5 करोड़ से ज्यादा हो। मान लीजिए कि उस अखिल भारतीय संघ में 300 रियासतें शामिल होती है 600 में से, और उन 300 की जनसंख्या 5 करोड़ से ज्यादा है, यदि टोटल 10 मान लिया है तो फिर वो अखिल भारतीय संघ बन जाएगा। सपोज कीजिए कि टोटल रियासतें 600 है और 600 की जनसंख्या 10 करोड़ मैंने मानी है, 600 की जनसंख्या 10 करोड़, और उसमें से 560 शामिल हो गई, लेकिन उन 560 की जनसंख्या 4 करोड़ ही है, तो क्या अखिल भारतीय संघ बनेगा? नहीं बनेगा। आप यहां पर ध्यान रखना, 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी जनसंख्या बाकी रियासतों, जिनकी जनसंख्या रियासतों की कुल जनसंख्या के आधे से ज्यादा थी। कितनी? 4 रियासतों की। जैसे हैदराबाद अकेली जनसंख्या 1 करोड़ से 1 करोड़ 50 लाख के आसपास थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उन 4 रियासतों को इशारा कर दिया कि तुम शामिल मत होना। जब वो रियासतें शामिल नहीं हुई तो जनसंख्या की शर्त पूरी नहीं हुई, या यह कहा गया कि मान लीजिए टोटल मेंबर इन रियासतों से इतने जाएंगे संघीय विधानमंडल में, अगर इतनी रियासतें नहीं आई तो यह नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना यहां पर इस बिंदु को, अखिल भारतीय संघ जो था वो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर बनना था। यहां पर अंग्रेजों ने इनका मिलना तो अनिवार्य कर दिया, परंतु देशी रियासतों का मिलना उनकी इच्छा पर निर्भर था। इस कारण से अखिल भारतीय संघ बनने के लिए जितनी रियासतों की संख्या आवश्यक थी वो शर्त पूरी नहीं हो सकी, वो शर्तें पूरी नहीं हो सकी। जब वो शर्तें पूरी नहीं हो सकी तो अखिल भारतीय संघ ही नहीं बन सका, और जब अखिल भारतीय संघ ही नहीं बन सका तो जाहिर सी बात है संघीय विधानमंडल भी नहीं बनेगा। भाई मैं कह रहा हूं कि कोई हमें महल बनाना है और उस महल के लिए हमें दरवाजे बनाने, जब महल ही नहीं बना तो दरवाजे कहां से बनेंगे? तो ध्यान रखना, पहला ही बिंदु था अखिल भारतीय संघ, और ये अखिल भारतीय संघ बन ही नहीं सका, अर्थात इसकी शर्तें पूरी नहीं हो सकी, तो अखिल भारतीय संघ नहीं बन सका। अखिल भारतीय संघ नहीं बन सका तो 1935 का अधिनियम संघीय स्तर पर लागू ही नहीं हो सका, बल्कि इसके कुछ प्रोविजन ही लागू हुए, बाकी 1919 के अनुसार चलता रहा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। तो ये बिंदु आप ध्यान रखना। आपसे पूछे कि कौन सा अधिनियम था जिसके महत्वपूर्ण प्रावधान संघीय स्तर पर लागू ही नहीं हुए, तो उत्तर होगा 1935 का अधिनियम। क्यों? क्योंकि अखिल भारतीय संघ बनाने के लिए जो शर्तें रखी गई थी वो पूरी नहीं हो सकी, इसलिए अखिल भारतीय संघ नहीं बन सका। और कारण क्या था? देशी रियासतों को उनकी इच्छा पर छोड़ना। तो पहला पॉइंट ये था, ये मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। अब उसके आगे हम चले, उसके हम आगे चले तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आएगा वो होगा संघीय विधानमंडल। अब देखिए आप, संघीय विधानमंडल मैंने यहां लिखा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1919 के अधिनियम के द्वारा ही जो संघीय विधानमंडल था उसको द्विसदनीय बना दिया गया था। द्विसदनीय मतलब होगा बाइकैमरल, तो इसको द्विसदनीय तो पहले से बना दिया गया है। कब? 1919 के दौरान। अब इसका नाम बदला गया है संघीय विधानमंडल। क्यों? क्योंकि अब इसमें ऐसी संभावना जताई जा रही है कि रियासतें भी शामिल होंगी, हालांकि वो शामिल नहीं हुई है, लेकिन प्रोविजन तो पहले कर दिया गया था ना। तो संघीय विधानमंडल कैसा होगा? द्विसदनीय, और उसके 2 हाउस होंगे, 2 सदन होंगे। द्विसदनीय का मतलब होता है 2 हाउस। अब उसमें से एक होगा उच्च सदन, जिसको हम कहेंगे अपर हाउस, एक होगा उच्च सदन, और एक होगा आपका निम्न सदन, लोअर हाउस। जो
उच्च सदन था उसका नाम रखा गया राज्य परिषद, जिसको हम कहते हैं स्टेट काउंसिल। आज उसी उच्च सदन का नाम क्या है? राज्यसभा। उस समय नाम क्या था? राज्य परिषद। जो निम्न सदन था उसका नाम रखा है इन्होंने संघीय सभा, फेडरल असेंबली, संघीय सभा। अब देखिए आप, राज्य परिषद, क्या संख्या पहले जो अपर हाउस था उसमें संख्या थी 60, उसमें संख्या थी 60। अब संख्या को और बढ़ा दिया जाएगा और यहां पर ये संख्या कर दी गई 260, और यहां संघीय सभा में संख्या कर दी गई 375, 375। अब जो 260 थी उसके दो पार्ट थे, 156 और 104, और 375 के दो पार्ट थे, 250 और 125। ये भी पार्ट आप ध्यान रखना, 260 का 156, 104 और 375 के 250 और 125। अब जो 156 थे ये आएंगे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से निर्वाचित होकर, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से निर्वाचित, जबकि 104 जो है वो आएंगे देशी रियासतों से मनोनीत, देशी रियासतों से मनोनीत होंगे। और 250 यहां पर जो लिखा है ये आएंगे, वापस में लिख दिया, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और निर्वाचित होंगे। और 125 जो होंगे वो कहां से होंगे? वो होंगे देशी रियासतों से मनोनीत। तो यहां पर ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि देशी रियासतों को व्यापक हिस्सेदारी दी गई है, लेकिन उनके जो मेंबर आएंगे वो कैसे होंगे? राजाओं के द्वारा मनोनीत। वापस कह रहा हूं, 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय विधानमंडल की स्थापना की गई। उस संघीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया, मतलब 2 हाउस वाला, एक हाउस अपर हाउस और एक लोअर हाउस। जो अपर हाउस था उसका नाम था राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल। उस स्टेट काउंसिल में टोटल मेंबर जो थे वो टोटल मेंबर थे 260। इस 260 के दो पार्ट होंगे, 156, 104। 156 आएंगे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से निर्वाचित और 104 आएंगे देशी रियासतों से निर्वाचित। जबकि जो निम्न सदन है, लोअर हाउस है, उसका नाम रखा गया संघीय सभा, फेडरल असेंबली। जो संघीय सभा है उसमें टोटल मेंबर होंगे 375, जिसके दो पार्ट होंगे 250 और 125। 250 होंगे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से निर्वाचित और 125 होंगे देशी रियासतों से मनोनीत। तो जो चीज नीचे दिखाई नहीं दे रही है उसको मैंने बोल दिया है, लेकिन ध्यान रखना क्या कि 1935 के अधिनियम के तहत संघीय विधानमंडल की स्थापना नहीं हो सकी, क्योंकि 1935 के अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ ही नहीं बन सका। और अखिल भारतीय संघ क्यों नहीं बन सका? क्योंकि अखिल भारतीय संघ के लिए जो शर्तें रखी गई थी कि ये ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर बनेगा, उसमें कितनी देशी रियासतें होंगी और उनकी जनसंख्या कितनी होगी, वो शर्त पूरी नहीं हुई, इसलिए अखिल भारतीय संघ नहीं बना। जब संघ नहीं बन सका तो संघीय विधानमंडल भी नहीं बन सका। तो आप कहोगे सर आप बता ही क्यों रहे हो? बताना जरूरी है क्योंकि अधिनियम तो ब्रिटिश संसद से पास होकर भारत में आ चुका था, प्रोविजन कुछ उसके पूरी तरह से लागू नहीं हो सके। और लागू क्यों नहीं हो सके? क्योंकि अंग्रेज हकीकत में उसको लागू करना ही नहीं चाहते थे। अगर करना चाहते तो यहां पर लिखते कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों दोनों का मिलना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो ये भी पॉइंट आप इसमें ध्यान में रखोगे। एक आपको याद होगा जो मैंने वहां समझाया था, तीसरा पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट जो है वो था कि इस अधिनियम के द्वारा स्पष्ट रूप से विषयों का विभाजन किया गया, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसे आज हमारी है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये स्पष्ट विभाजन आपको कहां दिखाई देता है? 1935 में। तो मैंने यहां पर लिख दिया 1935 के द्वारा विषयों का विभाजन कर दिया गया। एक प्रकार से ये शक्तियों का भी बंटवारा है, विषयों का विभाजन। और यहां पर 3 पार्ट किए गए। एक बना दी गई संघ सूची, जिस पर कानून बनने का अधिकार केवल संघीय विधानमंडल को होगा, और एक बना दी
समवर्ती सूची जिस पर दोनों को होगा, और एक बना दी आपकी राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। और राज्य सूची जो है उसमें प्रांतों को अधिकार होगा उस पर कानून बनने का, जैसे आज है। और उस आज की तारीख में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में है, लेकिन उस समय जो रेसिड्यूरी पावर्स थी, अवशिष्ट शक्तियां थी, वो वायसरॉय में निहित की गई थी। तो यहां पहली बात तो 3 पार्ट, संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इसमें कितने सब्जेक्ट थे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पर ये 59 थे, ये 36 थे और ये 54 थे, ये भी आप इसमें ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो इसमें था एक बिंदु आएगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि 1909 के द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय को सीटें रिजर्व की गई थी। 1919 में आपको पता है सिखों, यूरोपियंस को और क्रिश्चियंस को, और यूरोपियंस में एंग्लो इंडियंस को भी सीटें रिजर्व कर दी गई थी। अब 1935 तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, 1935 तक पहुंचते पहुंचते इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर जाएगा। मतलब अभी तक सीटें उनको ऐसे दी गई थी, लेकिन अब जनसंख्या के अनुरूप उनको सीट अलॉट की गई, और जो सीटें अलॉट की गई उन सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार और वोटिंग का अधिकार केवल उसी समुदाय के पास में था। जैसे जो सीट मुस्लिम समुदाय के लिए थी उसमें वोटिंग का अधिकार और खड़ा होने का अधिकार केवल मुस्लिम्स के पास में था। अब एक और आपको पता है कि पहली बार 5वां पॉइंट जो है, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत दलित समुदाय को, जिसको एससी कहते हैं, दलित समुदाय को, उस दलित समुदाय के लिए भी सीटें आरक्षित की गई थी। और लेकिन यहां पर ये सीटें थी संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत। यहां पर इस संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इन सीटों पर खड़ा होने का अधिकार तो केवल एससी का होगा, लेकिन वोटिंग का अधिकार उस सीट पर उपलब्ध सभी जो वयस्क जो सीटें रखी गई हैं सभी को होगा, जबकि सांप्रदायिकता में समुदाय विशेष को था। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो पुणे पैक्ट के बाद में एग्जिस्टेंस में आया है कि एससी को अल्पसंख्यक नहीं माना गया है, बल्कि उसके लिए, उसके विकास के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए ऐसे समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई, लेकिन संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत। इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, जो आज है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद। कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, कुछ में केवल विधानसभा है। तो वो द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। राज्य स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति कर दी गई, जो था ना कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, राज्य सूची को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, वो यहां पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 1935 द्वारा। और उस द्वैध शासन प्रणाली को कहां पर लागू किया गया, तो उसको लागू किया गया प्रांतीय स्तर से हटाकर केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया। तो आप कहोगे सर कि केंद्र में लागू हुआ क्या? केंद्र में लागू नहीं हो सका क्योंकि अखिल भारतीय संघ ही नहीं बन सका। उसके बाद में म्यांमार का शासन भारत से अलग किया गया, संघीय बैंक की स्थापना और संघीय न्यायालय की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे आपके 1935 के अधिनियम के। एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो आप बता सकते हो। 1935 के अधिनियम की 1909 और 1919 से तुलना कीजिए, तब आपको तीनों अधिनियम बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, और एक क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, मैं आगे की किसी क्लास में कराऊंगा। और क्वेश्चन आपके पास है, 1935 का अधिनियम किस प्रकार भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में पीछे न लौट सकने वाला बिंदु बन गया था। वापस रिपीट कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन लिखें और मुझे लिखकर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दिखाएं, या किसी और माध्यम में, अगर आपको मेरे पास में मेरे व्हाट्सएप नंबर हो तो व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेजें, या किसी और माध्यम से मेरे पास पहुंचाए। क्वेश्चन क्या है, 1935 का अधिनियम किस प्रकार भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में पीछे न लौट सकने वाला बिंदु बन गया था। इसका उत्तर मैं आपको तभी बताऊंगा
जब मेरे पास कम से कम 25 आंसर आएंगे। अगर 25 उत्तर नहीं आए तो मैं मान लूंगा कि मेरे को देखने वाले लोग, तमाम लोग केवल प्री को फोकस किए हुए हैं, इनको मेन से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों ने पूरी रुचि के साथ मुझे दिखाने का प्रयास किया तो मैं 100% प्रॉमिस करता हूँ उसका उत्तर लिख के दिखाऊंगा यहाँ बोर्ड के ऊपर कि कैसे क्या उत्तर उसका होगा। तो दोस्तों, आज इतना ही था। कल हम फिर मिलेंगे आधुनिक भारत के एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।